postpartum, partum जो word होता है it comes from pregnancy related, ठीक है। और postpartum जब कहते हैं तो यानी कि प्रेगनेंसी के बाद, जब बच्चा आपका पैदा हो जाता है तो उसके बाद के जो हालात हैं, उसके बाद जो टाइम पीरियड होता है उसको postpartum कहते हैं। तो postpartum depression वो होगा जो उससे लिंक्ड होगा, उस टाइम पीरियड से लिंक होगा कि जब एक माँ जो है पैदा करती है बच्चे को, उसके बाद जो एक टाइम पीरियड शुरू हो जाता है उसका। और डिप्रेशन, अगेन डिप्रेसिव सिम्टम्स जो होते हैं एक इंसान के, जैसे मूड स्विंग्स हो जाना, या बहुत इरिटेबिलिटी, बहुत उलझन महसूस करना, गुस्सा आ जाना बात बात पे, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की कैफियत जो होती है एक इंसान की, बहुत ज़्यादा अफसोस में रहना हर वक्त, अफसरदा रहना हर वक्त, ज़रूरी भी नहीं कोई वजह हो, बहुत ज़्यादा रोना धोना आ जाना हर वक्त किसी न किसी वजह पे, हर बात कोई ना कोई बात जो है आपको एक ट्रिगर बन के लग जाती है, बस उसके ऊपर आप बैठ के घंटों बैठ के सोचते रहेंगे। कभी कभी तो कोई बात भी नहीं होती है, और कभी कभी तो आप इस तरह की कैफियत में आ जाते हैं कि बहुत ही इम्पॉसिबल सी सिचुएशन को आप सोच के और उसको एक लेट्स से कि अनरियलिस्टिक सिचुएशन को आप सोचते हैं और बहुत ज़्यादा डीपली उस थॉट्स में चले जाते हैं। सो बेसिकली डिप्रेशन, सबको मालूम है क्या होता है डिप्रेशन की जो कैफियत होती है, उसमें अगर वो उस टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है और उस वजह से हो रहा है कि एक माँ जो है बच्चा पैदा करने के बाद वो जिस कैफियत में होती है उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गया। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ले अली बेटा जल्दी से मुंह मीठा कर। हाँ ले आशा, बहुत तुम भी खाओ जरा सी। लो। अरे अम्मी उसे आराम तो करने दें पहले। अरे बेटा वो अस्पताल में आराम कर कर आइए। ला पाओ पोते को मुझे दे ला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे मेरा शहजादा बच्चा, मेरा राजकुमार, मेरा शहजादा बच्चा है। दादू कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मेरा लाल। अली 2-3 दिन में इसका वजन कम नहीं लग रहा? आयशा से ठीक से दूध पिलाती थी या नहीं? अरे तुम्हें डॉक्टर से पूछना था कि इसका वजन कम लग रहा है। ये ठीक तो है ना? अम्मी अभी तो हम घर पर आए हैं और आपने सवालों की बौछार शुरू कर दी। मुन्ना बिल्कुल ठीक है, देखें। हाँ भाई, मुझे अपने पोते को जी भर के देखने दो। अस्पताल में तो है ना, वो मनूस के बच्चे मुझे बैठने ही नहीं देते थे और तुमने मुझे रुकने ही नहीं दिया। अम्मी आप रुक के क्या करती? आप रुकती तो परेशान होती और फिर आप मुझे फ़ोन करती और मुझे आना पड़ता, इसलिए मैं खुद रुक गया। अब घर पर आ गए हैं ना तो जी भर के मुन्ने को देखें आप, और देखें इसकी आंखें और नाक बिल्कुल मेरी तरह है ना? हाँ अली, ये तो तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है। अम्मी अब तो आप खुश हैं ना? हाँ भाई, क्यों खुश न होंगी कि हमारे घर का वारिस आया है। और तुम्हें पता है मैंने कितनी नमाजों पे मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह से दुआएं की कि चांद सा पोता दे दे। देखा तुमने, अल्लाह ने मुझे पोता दे दिया। और आयशा, मैं तुमसे भी बहुत खुश हूँ कि तुमने इतना प्यारा खूबसूरत बेटा पैदा किया। थैंक यू सो मच अम्मी, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा अली, एक काम करो, तुम बहुत सारी मिठाई लाओ, पूरे मोहल्ले में बांटो। अम्मी क्या जरूरत है सबकी, इतना सारा खर्चा, और वो भी उन लोगों के लिए। अरे भाई क्यों नहीं जरूरत है, सबको पता चले कि हमारे घर बेटा हुआ है। अब वो साइकिल आंटी है ना, बड़ा मुंह हिला के कह रही थी, हाँ तुम्हारी बहू को देख के लग रहा है कि इसको तो पहलोटी की बेटी होगी। अरे चला चल के उसको जला के आएंगे। हाँ अम्मी आप और साइका आंटी ना वैसे हद करते हैं। अच्छा चल बच्चा, जाके तू मिठाई ला। मैं बच्चे को लेके गमले में जाती हूँ, मेरे बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जी अब्बू, आपकी बेटी और नवासा बिल्कुल ठीक हैं। जी आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके घर आए हैं। जी आयशा यही है, मैं बात करवाता हूँ। आयशा, आयशा। जी अब्बू, वो आयशा मुन्ने के साथ थोड़ा मसरूफ है।
जी मैं बाद में आपकी बात। अच्छा परसों? ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। आयशा, आयशा, क्या हुआ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? मुन्ना कब से रो रहा है? किन ख्यालों में गुम हो तुम? जब से तुम घर आई हो मैं देख रहा हूँ कि अपने आप में गुमसुम हो। आस पास क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। पर देखो ना, अब्बू को भी कितना अजीब लगा होगा। अब्बू को क्यों अजीब लगा होगा? अरे भाई अब्बू का फोन आया था। तो आपने मेरी बात क्यों नहीं करवाई उनसे? क्या? अरे तुम्हें फोन दिया था मैंने, तुम पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो। खैर, तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी बहन आ रहे हैं इस्लामाबाद से परसों, और अब्बू बहुत खुश थे अपने नवासे से मिलने के लिए। नवासी से मिलने के लिए खुश थे? मतलब अगर नवासी होती तो अब्बू खुश नहीं होते ना? और अम्मी भी तो पोता मिलने की वजह से खुश हैं। अगर पोती होती तो वो भी नहीं खुश होती ना? अरे क्या फजूल बातें कर रही हो? पोता होता या पोती, जो भी है हमारा ही है। लेकिन अम्मी तो पोता होने की वजह से मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रही हैं। अगर पोती होती तो सायक आंटी की बात सच हो जाती, और फिर अम्मी भी खुश नहीं होती ना? देखो आयशा, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। तुम अम्मी की एक छोटी सी बात पकड़ के बैठ गई हो। देखो, तुमने ये सारी फजूल बातें मेरे सामने तो कर ली हैं, लेकिन अम्मी के सामने मत करना। क्या पीपीडी सिर्फ पहली बार माँ बनने वाली औरत के साथ होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बहुत बार लोगों को यही लगता है, ये एक मिथ है कि बहुत बार लोगों को लगता है कि सिर्फ पहली बार जो औरत माँ बनेगी उसके साथ होगा पीपीडी, विच इज़ नॉट ट्रू। जितनी बार औरत माँ बनेगी उतनी बार उसका जिस्म इज़ गोइंग थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत तरह तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से एक औरत के अंदर वो कैफियत आ सकती है। इसलिए पहली बार हो, दूसरी बार हो, तीसरी बार, जितनी बार वो माँ बनेगी उतनी बार चांसेस हो सकते हैं उसके पीपीडी इनकाउंटर करने के। और उसके पीपीडी के जो जिस्मानी और जहनी असरात होते हैं, तो जिस्मानी असरात में से क्या क्या हो सकता है कि ऑब्वियसली जब आप पहली बार दूसरी बार जब भी आप माँ बनते हैं, आप प्रेगनेंसी इज़ अ ह्यूज फिनोमेना, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग जो आपका पूरी बॉडी जिसमें से गुजर रही है। आपका नॉट जस्ट योर बॉडी बट योर होल इंटायर लाइफ इज़ चेंजिंग। जितनी बार आप माँ बनेंगे उतनी बार आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा ये। तो उसके असरात हर किस्म के होते हैं। आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं, हार्मोन्स आपके रिलीज़ हो रहे होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा केमिकल इम्बैलेंस आपके ब्रेन में भी हो रहा होता है साथ साथ, जिसकी वजह से आपकी जिस्मानी सेहत पे ये फ़र्क आ सकता है कि अगेन कि बहुत बार लोगों को जॉइंट पेन्स वगैरह भी शुरू हो जाते हैं, नींद ना आना या नींद बहुत ज़्यादा आना, और बहुत बार स्ट्रेस रिलेटेड जो है तो डिप्रेशन जो है वो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन बन जाता है। जो आपका पोस्टपार्टम डिप्रेशन है उसका दौरानिया जो है वो जब बढ़ जाता है तो वो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से आप आगे जाके हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, इस तरह के बहुत सारे डिजीज़ साथ साथ आ सकते हैं। और जहाँ जहनी हालत पे अगर हम कहते हैं क्या असर पड़ रहा है, वो यही है ज़्यादातर कि आपका अपने आप से क्या रिश्ता है एज अ मदर, आपका आपके बच्चे से क्या रिश्ता है, आपके शौहर से क्या रिश्ता है, आपके बाकी घर वालों से क्या रिश्ता है। उन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, बहुत सारे असरात उसके भी होते हैं। तो आसपास लोग क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है।
चलिए बेटा, इसे क्या कर रही हो? अम्मी, मुन्ने ने रो रो के सारी नींद खराब कर दी है और ऊपर से वो आयशा पागलों वाली हरकतें कर रही है। क्यों, क्या हुआ उसे? पता नहीं अम्मी, अजीब अजीब सी बातें करी, ना मुन्ने को देख रही है और ना इसे दूध पिला रही है। अम्मी, ये डॉक्टर ने जो दूध लिख के दिया ना, इसे आप वो पिला दीजिएगा। ठीक है बेटा, वो तो मैं पिला दूंगी, लेकिन आयशा को सोचना चाहिए कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना जरूरी है, ना कि ये डब्बे का दूध। और इससे तो पेट भी नहीं बढ़ता है। अरे अम्मी, इस वक्त मुझ में हिम्मत नहीं है उससे बहस करने की। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करो, जाओ तुम जाके सो जाओ, मैं मुन्ने को देख लूंगी। ठीक है। और अपने पास सुलाती हूँ, जाओ। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना कहाँ है? अली, 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 मुन्ना कहाँ है? मेरा मुन्ना, अली, 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 मुन्ना कहाँ है? क्या हो गया? नहा रहा हूँ मैं, सब्र करो। मुन्ना, आ रहा हूँ बाहर। अरे मेरा राजकुमार, मेरा बच्चा कैसे आराम से सो रहा है, मुस्कुरा रहा है। रात को तो तुम पापा के सामने रो रहे थे। अली 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 बाबा, अली अली बाबा, मेरा बच्चा। मुन्ना कहाँ है मेरा मुन्ना? ख्याल आ गया तुम्हें बच्चे का? है? सारी रात रोता रहा है वो तुम घोड़े बेच के सो रही थी। शौहर बच्चे का ख्याल है या नहीं? सो नहीं रही थी मैं। तो बच्चे को नहीं संभाल सकती थी? संभाल सकती हूँ मैं अपना बच्चा। खाक संभाल सकती हो? अरे भूख से वो बिलक रहा था, डब्बे का दूध पिलाया मैंने। उसका पेट खराब करवाना चाह रही हो? तो क्यों पिलाती नहीं आप उसे डब्बे का दूध? तो फिर क्या करती? उसको भूखा बिलकने देती? 2 बार उसके पैम्पर चेंज करवाए। और ये सब काम तुम्हारा है जो मैं इस उम्र में कर रही हूँ। तुम्हें ख्याल करना चाहिए ना। अरे हमारे बच्चों के वक्त में हमें एक पैर पे खड़े रहते थे। उनके नहलाने का, धुलाने का, खिलाने का, पिलाने का, सुलाने का सब वक्त याद रखते थे, और वो भी बिना चूचा किए बगैर। ये सब कुछ मैं भी अपने बच्चे का कर सकती हूँ। दे मुझे मेरा बच्चा। अच्छा, क्या हो गया? आ रहा हूँ। आप लोगों को लगता क्या है अपना बच्चा नहीं संभाल सकती मैं? किसने कह दिया तुमसे ये सब? नहीं कहा तो आप कह दें। क्या हो गया तुम्हें? क्यों सुबह सुबह चिड़चिड़ी हो रही हो? आप अम्मी को मुन्ना देकर क्यों आए थे? ताकि उन्हें मुझे गैर जिम्मेदार माँ कहने का मौका मिल जाए। हद करती हो यार। एक तो तुम रात को अजीब अजीब बातें कर रही थी, और ऊपर से ये। और तुम्ही ने कहा था ना ले जाओ इसे यहाँ से। अरे तो थोड़ी देर में वापस ले आते। देखो आयशा रो रहा था ये उस वक्त, और इसने मेरी नींद खराब करके रखी थी। तुम्हें तो मुझ पे तरस नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ नीचे मुझे अम्मी मिल गई किचन में, और उन्होंने मुझसे मुन्ना ले लिया। अच्छा ही हुआ ना, उनके पास सुकून से सो तो गया ना। अच्छा, और जो अम्मी के इतने ताने मुझे सुनने के मिले उसका क्या? देखो आयशा, मेरे पास इस वक्त तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। पहले ही मैं जॉब से इतना लेट हो चुका हूं, मैं और नहीं होना चाहता। अरे तो अम्मी को मुन्ना देने की जरूरत क्या थी? दिमाग खराब करके रखा है इस औरत ने। मैं आपसे बात कर रही वाली। देखा ना, तुम्हारी वजह से सब मुझे घर में सुनाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से एक
औरत का उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप वो बदल जाता है, उसके बच्चे के साथ रिलेशनशिप उस पर भी असर पड़ता है ना। अगर हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन को भी साइड पे रख दें फॉर अ सेकंड, तो एक हस्बैंड एंड वाइफ का वैसे ही रिलेशनशिप तब्दील हो रहा है। जब बच्चा एक ज़िंदगी में आ रहा है, उनके बीच में बच्चा आ रहा है, तो दे आर नो लॉन्गर जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, नाउ दे आर पेरेंट्स एज वेल। वो एक बहुत बड़ा रोल उनके सर पे आ रहा है। तो उसके वजह से एक औरत शायद एक्सेप्ट ना कर पाए इस चीज़ को, एक मर्द शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाए कि अब एक बच्चा भी आ गया, अब हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं रहे। बहुत बार क्या होता है कि घर वाले एंड हस्बैंड भी इतना सपोर्टिव नहीं जब होता है, उनको नहीं समझ आ रहा होता है, इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि उस औरत के ऊपर से क्या गुजर रही है, तो वो जो है एक बायस बन जाता है उनके ताल्लुकात लेट्स से डिस्टॉर्ट करने में। और फिर बच्चे के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, जब एक माँ खुद ही मेंटली फ़िट नहीं होगी, इमोशनली फ़िट नहीं होगी, तो फिर वो उस बच्चे का उस तरह से ख्याल नहीं रख सकेगी। फिर चाइल्डहुड में मसले होते हैं उस बच्चे के, उस बच्चे के और माँ के आपस के ताल्लुकात में बहुत, जो शुरू के जो वक्त होता है ना एक बच्चे के लिए, न्यू बॉर्न बेबी, वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि अभी तो छोटा सा बच्चा है, ऐसे कुछ भी कोई भी पकड़ ले, यहाँ रख दे वहाँ रख दे, सुला दे उठा दे, जो भी है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बच्चा जो है एक माँ के वूम में से आ रहा है, तो उसके लिए भी दुनिया नहीं है इस वक्त। तो उसका ये रिलेशनशिप जो माँ से जो बन रहा है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो माँ उस वक्त प्रेजेंट नहीं होगी जहनी तौर पे, तो वो एक इनसिक्योर अटैचमेंट डेवलप कर लेता है बच्चा, जो आगे जाके उसके लिए बहुत मसले हो सकते हैं। अफजल भाई माशाल्लाह बड़े ही जायके वाले हैं गुलाब जामुन, इस्लामाबाद की। इसीलिए खास आपके लिए लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पुण्य खाएगा। अफजल भाई इतने सब तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? क्यों ज़रूरत नहीं थी फरखुंदा बहन? अरे भाई, आपके और हमारे घर में पहली इतनी बड़ी खुशी आई है, इतना तो बनता है ना। अली भाई, अब तो पापा बनने के बाद आपकी जिम्मेदारियां और भी डबल हो गई। क्या करूं, रात रात भर मुन्ने को गोद में लेके घूमना पड़ता है। क्या बात है आपी, आप काफी कमजोर लग रही हैं और रंग भी बहुत पीला लग रहा है आपका। पता नहीं निम्रा, मैं ठीक से खा नहीं पाती और सो भी नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकती। ये कैसी बातें कर रही हैं आप आपी? ठीक ही तो कह रही हूँ। और वैसे भी यहाँ भी तो सबको यही लगता है कि मैं गैर जिम्मेदार माँ हूँ। आशा प्लीज, अब तुम शुरू मत हो जाना। अच्छा बेटा, क्या बात है, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे अफजल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है कि आजकल के बच्चे जो है ना, बस छोटी छोटी बातों का ना पतंगड़ बना देते हैं। अभी देखिए, इतनी सी बात का ड्रामा बना दिया। ये दुनिया की पहली लड़की तो नहीं है जो माँ बनी है। बच्चे का ख्याल करना इसका फर्ज है, इसकी जिम्मेदारी है। बस इतनी सी बात मैंने समझा दी, इसको बुरा लग गया। तो बेबी ब्लूज़ बेसिकली क्या होता है, इसी का बहुत माइल्ड वर्जन होता है। जैसे बहुत सिमिलर सिम्टम्स होंगे, वैसे ही इरिटेबिलिटी, मूड में आ जाना और बेचैनी होना, एंग्जाइटी होना, इस तरह की चीज़ें, डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, लेकिन बहुत माइल्ड होते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, दौरानिया में फ़र्क है उन दोनों के। बेबी ब्लूज़ टिपिकली लास्ट करता है 1 से 2 हफ्ता, एंड जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। 80% औरतों में बेबी ब्लूज़ ही हो रहा होता है। जबकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो उसका बहुत सिवियर वर्जन होता है। उसमें ना कि सिर्फ इरिटेबिलिटी होती है, लेकिन गुस्सा बात बात पे आ जाना, कभी कभी अपने बच्चे को देख के दिल ही ना चाहे कि उसको अटेंड करें हम, और बहुत सारे इस तरह के कुछ वहम पाल लेना, बहुत सारी सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सिवियर उसके सिम्टम्स हो जाते हैं। एंड उसका दौरानिया काफ़ी लंबा हो जाता है, वो 1 साल तक भी जा सकता है। आई हैड अ क्लाइंट जिनका पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाज गोइंग ऑन फॉर इयर्स। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का दौरानिया जो होता है काफ़ी लंबा होता है, वो 1 साल तक भी जा सकता है। इनफैक्ट आई हैड अ क्लाइंट जो आई थी जो डील कर रही थी इस डिप्रेशन से, और फॉर ओवर अ ईयर, ऑलमोस्ट 2 years उनको हो गया था। एंड इसमें क्या हो जाता है फिर नाउ, अब क्या हो रहा है कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हैज़ टर्न्ड इनटू क्रॉनिक डिप्रेशन। तो इसमें फिर मेडिसिनल इंटरवेंशन भी करना पड़ जाता है अक्सर।
तो ये थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ नॉट एज कॉमन एज बेबी ब्लूज़. अक्सर लोगों को यही हो रहा होता है. मतलब हमारा तो ये होता है ना कि हम जाने बगैर एक दूसरे को लेबल भी कर देते हैं कि अच्छा इसको डिप्रेशन हो रहा है, था ये तो OCD इंसान है या तो ये ऐसा है. लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो जाती हैं बीमारियाँ. और बेबी ब्लूज़ इज़ नॉट एज सिग्निफिकेंट. वो ज़्यादा कॉमन होता है, वो कम अरसे के लिए होता है, बहुत माइल्ड उसके सिम्टम्स होते हैं. एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन की काफ़ी सिवियर इंटेंसिटी हो जाती है. सो गया ये? जी अब्बू. अच्छा बेटा, तुम इतनी चुप क्यों हो? कोई बात है क्या तुम्हारे दिल में? कुछ नहीं. देखो बेटा, तुम्हारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है. अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे से नवाजा है और अब तुम एक बहू और बीवी के साथ एक माँ का दर्जा भी रखती हो. जितना बड़ा दर्जा होता है ना, जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है. तो मैं अपनी जिम्मेदारी से कब भाग रही हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा. ओह अच्छा, तो अम्मी की बातों में आकर आप यहाँ चले आए या फिर उन्होंने ही भेजा है आपको मेरे पास? तुम इतना गलत क्यों सोच रही हो? मुझे किसी ने नहीं भेजा है. मैं तुम्हें सिर्फ इस बात का एहसास दिला रहा हूँ. मुझे सब पता है अब्बू, पर यहाँ किसी को मेरा एहसास नहीं है. देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है. अगर वो होती तो शायद तुम्हें समझा पाती. एक औरत के लिए माँ बनना बहुत कीमती एहसास है और इस दुनिया में इस खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती उस माँ के लिए. अब्बू, मैं भी इस खुशी को महसूस करना चाहती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है. बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ खुद को मैं. तुम ऐसा कैसे कह रही हो? सभी तो तुम्हारे साथ हैं. अली, फरखुंदा आपा, अब तो तुम्हारा बच्चा भी है. नहीं अब्बू, कोई नहीं है मेरे साथ. मैं बिल्कुल अकेली हूँ. कभी कभी तो लगता है कि भाग जाऊँ यहाँ से. अली और अम्मी को लगता है कि मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही हूँ. तो तुम उनसे बात करो. किसी को मेरी फिक्र हो तो बात करूँ ना. मेरा तो यहाँ से भाग जाने को जी करता है. देखो आयशा बेटे, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें समझना होगा. पर मुझे यहाँ समझने वाला कोई नहीं. आप भी नहीं. आप भी नहीं. आयशा, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? क्यों हंस रही हो? क्या हुआ अली? इसे भूख लगी है क्या? तुम्हें क्या हो गया है? पागल हो गई हो क्या? कभी तुम हंस रही हो, कभी रो रही हो, ऊपर से इसको भी जगा रखा है. पता नहीं अली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. पर मुझे सब समझ में आ रहा है. आधी आधी रात को तुम्हारे ये ड्रामों से तंग आ गया हूं मैं. परेशान करके रख दिया तुमने. तुम्हारे चक्कर में मैंने ऑफिस की कितनी छुट्टियां की, जिस चक्कर में इतने काम पेंडिंग पड़े हैं मेरे. और अब तुम्हारे ये रोज रोज ड्रामों की वजह से रात भर जागना पड़ता है. मुझे नींद पूरी नहीं होती मेरी. सुबह ऑफिस से भी लेट हो जाता हूं मैं. समझ नहीं आ रहा ये तुम्हारे क्या ड्रामे लगा रखे हैं. अली, मुझे डॉक्टर के पास ले चलें. क्या बात है आयशा, तुम काफ़ी टायर्ड लग रही हो. तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं डॉक्टर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है. क्यों? वाइटल तो नॉर्मल है तुम्हारे. क्या हुआ है? वो बात नहीं है डॉक्टर. वो मुझे ना सब कुछ अजीब सा लगता है. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं. रिलैक्स आयशा, मैं डॉक्टर हूँ तुम्हारी. मुझे खुल के सारी बात बताओ. जी, इसीलिए आपके पास आई हूँ. हाँ बताओ. मुझे ना भूख लगती है और ना मैं सो पाती हूँ. बहुत नींद आए तब भी नहीं. जब मेरा बच्चा मेरे पास होता है तो मेरा दिल करता है कि वो मेरे पास ही ना रहे. मतलब आई मीन गो ऑन. और जब मेरा बच्चा मुझसे दूर होता है मेरा दिल बहुत अजीब सा हो जाता है. ऐसा नहीं कि मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
शायद मैं माँ बनने की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही। कोई साथ आया है तुम्हारे? जी जी, मेरे हस्बैंड। हमारे मास्टर में इस चीज़ को नहीं समझा जाता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कोई चीज़ है भी। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि माँ सास वगैरह जो होती हैं वो कहती हैं कि हमने भी तो बच्चा पैदा किया है, हमारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो बहुत एक बड़ा स्टिग्मा भी बन जाता है। तो फैमिलीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आपका स्पाउस जो होता है, आपका हस्बैंड जो होगा, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस चीज़ में, आपको सपोर्ट करने में। बस एक सपोर्ट मिल जाए तो दैट कैन रियली हेल्प। उस एक सपोर्ट की वजह से ही a woman can actually step further and seek help as well. तो फैमिलीज़ का वाकई ये बहुत बड़ा रोल होता है, यस। दूसरी चीज़ ये कि जो मिथ्स होते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से, बहुत सारे मिथ्स हैं। विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन मैं आपको 2-4 हाईलाइट कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने अर्लियर मेंशन किया था कि काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ पहली बार जो माँ बन रही है उसके साथ होता है, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है। आप जितनी बार माँ बनेंगे उतनी बार के चांसेस हो सकते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आने के। दूसरा ये एक और मिथ आई वाज टॉकिंग अबाउट द अदर डे कि ये जो है तो सिर्फ और सिर्फ शुरू के 1-2 हफ्तों में या 1-2-4 महीने में हो सकता है। ये भी सच नहीं है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पैदा करने के फ़ौरन बाद हो जाए। हो सकता है कि वो 6 महीने बाद भी हो रहा हो। एंड अक्सर हस्बैंड्स को समझ नहीं आ रही होती ये बात, या घर वालों को समझ नहीं आ रही होती ये बात। वो कहते हैं कि अब तो 6 महीना हो गया, अब क्या मसला है तुम्हें, या ये तो बहाना कर रही है, यू नो, काम ना करने के बहाने कर रही है, बस कमरे में बैठने के बहाने कर रही है, या ऐसा कुछ कर रही है। तो दैट्स नॉट ट्रू। ये बहुत बड़ा मिथ है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपको 1 साल के अंदर कभी भी डेवलप हो सकता है। डॉक्टर, इसे क्या बीमारी है? ये क्यों ऐसी हरकतें कर रही है? हाँ, ये एक तरह की बीमारी है जो इस वक्त आयशा में और ऐसी ख़वातीन जो बच्चों को बर्थ देती हैं उनमें हो जाती है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी PPD कहते हैं। देखिए, ब्लो बेबीज़ और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में फ़र्क होता है। ब्लो बेबीज़ का दौरानिया हफ्ते या महीने तक होता है, जबकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का दौरानिया हफ्ता, महीना, साल तक भी जा सकता है। यानी बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों में होने वाली तब्दीली। तो इसका कोई इलाज नहीं है क्या डॉक्टर? PPD और ब्लो बेबीज़ में फ़र्क है। ब्लो बेबीज़ का दौरानिया हफ्ते 2 हफ्ते तक रहता है और इसमें मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन होना, ये सारे मामलात होते हैं। और जबकि PPD में इसका दौरानिया लंबा चलता है, हफ्ता, महीना, साल भर तक भी हो सकता है। और रही बात इसके इलाज की, तो देखें, इसके इलाज के लिए बाकायदगी से दवाएं, प्रॉपर केयर और काउंसलिंग के ज़रिए इसका इलाज हो सकता है। पर डॉक्टर, केयर तो इसकी करते हैं हम, खाना पीना सब वक्त पे मिलता है, पर ये बस ये बिहेवियर ही चेंज करना है। देखिए, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होगा। जैसे अगर नॉर्मल रूटीन से हटकर ये कुछ खाना चाहें तो वो इनको दीजिए। किसी वक्त ये अपनी नींद पूरी करना चाहें तो इनको सोने दीजिए। जब आप और आपके घर वाले मिलकर इनका ख्याल रखेंगे, जब ही ये अपना ख्याल रख पाएंगे। और बच्चे की जितनी जिम्मेदारी आयशा की है, उतनी ही आपकी और आपके घर वालों की भी है। आप सबको मिलकर इनकी केयर करनी पड़ेगी, जब ही ये अपनी केयर कर पाएंगे। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, वो दवाइयाँ आप इनको प्रॉपर दीजिए और इनका ख्याल रखें। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। ओह, अली मेरा राजा बेटा, मम्मा आएगी, दूध पिलाएगी, हैं? मेरे बच्चे को, मेरा शहजादा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम पैसे और वक्त बर्बाद करके हॉस्पिटल से? अम्मी लाएं, मुझे दे दें, मैं हाँ। करवा के सुला दूँ। लो, ये भूखा भी है, इसको दूध पिलाओ। अरे बेटा, बच्चे हमने भी पैदा करके बड़े किए हैं, मगर ये सब नौटंकियां नहीं की। डॉक्टर के यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है। मम्मी बस कर दें, सर में दर्द होता है। हाय हाय, मेरा बच्चा कितना परेशान हो गया है इस आयशा की वजह से। अम्मी मैं आपकी बात कर रहा हूँ,
उसको क्या हुआ है? वो तो बिल्कुल ठीक है, उसको क्यों बीच में ले आती हैं आप? और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि उसे हमारे साथ और प्यार की ज़रूरत है। देखिए अम्मी, आप उसका साथ दें या ना दें, मगर मैं उसका ख्याल ज़रूर रखूँगा। अरे मेरा राजा बेटा, हंसते हुए कितना प्यारा लगता है। थैंक यू सो मच अली, मेरा साथ देने के लिए। आई एम सॉरी आयशा, तुम्हें और तुम्हारी परेशानी को ना समझने के लिए। अगर डॉक्टर मुझे वक्त पर ना समझाती तो हमारी बातों और रवैयों की वजह से तुम और बीमार पड़ जाती। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुझे वक्त पर अकल आ गई। और मुझे भी अकल आ गई। पता नहीं किन पुराने ख्यालात और ज़माने में जी रही थी मैं। मुझे इतना ही पता नहीं चला कि एक माँ का साथ ज़रूरी है नई माँ के लिए। अम्मी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले से कुछ बेहतर लग रही है बेटा। ये तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ है, वरना मैं तो बस बस, अब पुरानी बातें याद करके अपने आप को हल्का नहीं करो। अब से मुन्ने की जिम्मेदारी हम तीनों की है। अस्सलाम वालेकुम। जी अबू, जी आयशा साथ ही है, चलें बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी अब्बू, जी मैं ठीक हूँ। जी अब्बू, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि हमें बात करनी चाहिए, और हल भी इसी से निकला है। जी अच्छा अब्बू, हम लोग ना इस्लामाबाद आ रहे हैं। अली ने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी भी ले ली है। जी थैंक यू। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बस बेटा, तुम लोग इसी तरह खुश रहो। आमीन। पोस्टमार्टम डिप्रेशन का इलाज, बिकॉज मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, और साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में फ़र्क यही है कि हम मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करते एंड साइकाइट्रिस्ट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम काउंसलिंग या थेरेपी के थ्रू ही एड्रेस करें इशूज़ को सबसे पहले, मेडिकेशन को साइड पे रखते हुए। हाउएवर जब बात थोड़ी आगे बढ़ जाती है एंड अगर जैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन गोज़ बाय अनट्रीटेड फॉर टू लॉन्ग, तो उसमें फिर मेडिकेशन का मेडिसिनल इंटरवेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मैं भी रिसेंटली गुजरी हूँ इन फ्रॉम द सेम फेज़, तो मुझे जब कहा गया था कि ये टॉपिक है तो मैंने तो कहा मैं फ़ौरन करने को तैयार हूँ ऑब्वियसली। उन औरतों को मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी जो इसमें से गुजर रही हैं एंड आर अफ्रेड टू एड्रेस इट किसी भी स्टिग्मा की वजह से। मैं उनसे ये कहूँगी कि इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करें, इसको आप इतना लाइटली ना लें, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू बट इट्स अबाउट योर चाइल्ड एज़ वेल, इट्स अबाउट योर मैरिज एज़ वेल, इट्स अबाउट योर फैमिली एज़ वेल। ये सिर्फ और सिर्फ आपका मसला नहीं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक औरत की बीमारी नहीं है, ये उसकी पूरी फैमिली की बीमारी है ये। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद डिवोर्स रेट्स हाई हो जाते हैं, क्योंकि एक हस्बैंड एंड वाइफ जो आपस में उस चीज़ को डील नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड तो अगेन औरत को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि औरतों को कि इस चीज़ से डरे नहीं, सीक हेल्प एज सुन एज दे कैन, इस चीज़ को एड्रेस करें, अपने सिम्टम्स खुद से ढूंढें कि क्या मुझे ये सिम्टम्स हैं कि नहीं हैं। अब तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है, इंस्टाग्राम का दौर है, तो दे कैन एजुकेट देमसेल्व्स वेरी ईजली। और उनके जो हस्बैंड्स हैं उनको मेरा पैगाम ये ज़रूर होगा कि प्लीज़ बी सपोर्टिव ऑफ योर वाइफ्स, क्योंकि जस्ट बिकॉज योर मदर हैज़न्ट बीन थ्रू इट डजंट मीन दैट योर वाइफ कैन नॉट गो थ्रू इट।